Dear students, welcome to my YouTube channel again. और आज का हमारा जो टॉपिक है यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोलाइसिस, वैद्युत अपघट्य एवं वैद्युत वियोजन, ये आज का हमारा टॉपिक है जो कि आपका क्लास 10 के सिलेबस के एसिड बेस सॉल्ट अम्ल क्षार एवं लवण नामक अभ्यास से संबंधित है। हालांकि इसका भी ये बहुत इसके अंदर बहुत ज्यादा व्यापकता है। ये व्यापक रूप में अगर देखें तो बहुत लंबा है, बहुत लंबा टॉपिक है और इसके बहुत से यूज भी हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे और ये हमारा टॉपिक। चलिए आते हैं, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा जो हेडिंग है वह है इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोलाइसिस, वैद्युत अपघट्य एवं वैद्युत वियोजन। और इसी टॉपिक पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो पहले लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स में होता है वैद्युत अपघट्य। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे मटेरियल्स होते हैं, ऐसे मैटर्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे होते हैं वो कि अगर उनका हम लिक्विड सॉल्यूशन बना लें, यानी उसे हम क्या करें, कहीं वाटर में ले जाकर डिसॉल्व कर देते हैं, घोल देते हैं, तो उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना पॉसिबल हो जाता है, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने लगते हैं। अगर हम किसी सब्सटेंस को, अब थोड़ा सा दूसरे शब्दों में समझे इसे, कि अगर किसी सब्सटेंस को, किसी मैटर को अगर हम लिक्विड सॉल्यूशन बना लेते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब वाटर सॉल्यूशन या फिर कोई और सॉल्यूशन, मतलब लिक्विड सॉल्यूशन हो जिसमें वो जाकर के क्या हो जाए, टूट जाए। तो टूटने के बाद अगर वहां से पॉसिबल हो जाए कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, यानी उसके अंदर से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगे, या वो चार्ज, उसके अंदर प्रॉपर्टी आ जाए चार्ज का, तो उस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, उस मैटर को क्या बोलेंगे, वैद्युत अपघट्य बोलेंगे। तो वैद्युत अपघट्य का मतलब क्या होता है, ये देखिए, तो सब्सटेंस की बात करता है, पदार्थ की बात करता है। इलेक्ट्रोलाइट्स, electrolytes, such type of substance, such type of substances whose liquid solution, liquid solution provides electricity, provides electricity, इलेक्ट्रिसिटी। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको हम क्या करें, अगर ले जाकर के लिक्विड सॉल्यूशन बना ले तो वहां से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगता है। तो उस सब्सटेंस का नाम क्या हुआ, हम मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये कोई पदार्थ है, मैटर है, सब्सटेंस है, ये कोई पदार्थ, इसको ले जाकर के हमने क्या किया, किसी लिक्विड में, वाटर समझिए, सबसे बेस्ट सॉल्वेंट कौन होता है, वाटर। सबसे बेस्ट सॉल्वेंट वाटर होता है। आगे बताया भी जाएगा क्यों बेस्ट होता है, ठीक है। तो बेस्ट सॉल्वेंट क्यों वाटर को माना गया है, आगे इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए, अब ये मान लीजिए हमारा कोई मैटर है, क्या है, मैटर, पदार्थ है। अब इस पदार्थ को हम ले जा करके इसके अंदर बोल रहे हैं, तो पता चला ये अंदर जा करके टूट गया, इसके पार्टिकल टूट गए, ऐसे घूम रहे हैं। और बाद में भी क्या हुआ, हमारी इसके, इसमें हमने क्या किया, जो टर्मिनल्स लगाया हुआ है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, इसे लगा दी, तो एरियन एंड कैसा, यानी धनायन और ऋणायन दो इसके अंदर लगाए गए। और पता चला कि बाद में यहाँ से जब हमने क्या किया, इसको कनेक्ट किया, मान लीजिए वोल्टमीटर लगा दिया या कोई बल्ब लगा दी, मान लीजिए हमने बल्ब लगाया,
ये हमारा बल्ब है, मान लीजिए। अब पता चल रहा है लगाने के बाद ऐसा लगा कि इस बल्ब में ये बल्ब जलने लगा। अब ये बल्ब जल रहा है। तो अब यही समझना है, ये था हमारा पदार्थ। अब इसको हमने क्या किया, लिक्विड सॉल्यूशन बनाया, और ये पदार्थ अंदर टूट गया। टूटने के बाद क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है यहाँ से, जिससे हमारा बल्ब जल रहा है। ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यही पदार्थ हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स। ये पदार्थ हमारा किसके नाम से जाना जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ऐसे पदार्थ जो, अब देखिए इसकी एग्जांपल में है, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा लो होती है घर पे, और कोई अर्थिंग ले लेता है, अलग से अर्थ लिया है आपने, और उसमें जाके थोड़ा सा सॉल्ट डाल दीजिए। अगर सॉल्ट को उसमें डालेंगे तो थोड़ा सा वोल्टेज आपका बढ़ जाएगा, तुरंत बढ़ जाएगा। और आप लोग दिखते भी हैं, ऐसा किया भी जाता है, ये किया भी जाता है। ऐसे ही हमारा जो न्यू बैटरी होता है ना, बैटरी बैटरी जब बनाता है, जो बैटरी को बनाने वाला होता है, वहां पे जाएंगे आप देखेंगे, तो बैटरी बनाने वाला पहले उसमें क्या करता है, देखिए 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहाँ पे ढक्कन लगा रहता है ऐसे बैटरी में। अब इसके अंदर वो क्या करता है, पहले तो बैटरी बना के रेडी की। देखिए स्टार्टिंग में जब वो बैटरी बना करके रेडी किया ना, तो बैटरी बना कर जब वो रेडी किया तो तुरंत चार्ज नहीं करता है, तो तुरंत चार्ज नहीं करता। वो करता क्या है कि पहले इसके अंदर तेजाब डालता है, तेजाब डाल देता है, तेजाब, कोई इलेक्ट्रोलाइट वह यूज करता है, उसके अंदर डाल देता है, तेजाब डालता है। तेजाब डालने के बाद ये बैटरी ऑटोमेटिक चार्ज हो जाती है, ऑटोमेटिक चार्ज हो जाती है, पहले तो फुल्ली चार्ज हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, कुछ दिन यूज करने के बाद जब वो थोड़ा वोल्टेज उसका डाउन होता है, तो वोल्टेज डाउन होने के बाद फिर ले जाते हैं इसको, हम क्या करते हैं, चार्ज करवा लेते हैं। फिर ले जाते हैं इसके दोनों टर्मिनल पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से ऐसे लगा के दोनों टर्मिनल पर हम चार्ज कर लेते हैं। तो ये फिर क्या होता है, पुनः पुनः होता क्या है, वहां चार्ज करने ले जाते हैं, होता क्या है, वहां जब चार्ज करने ले जाते हैं तो एक वायर हमारा पॉजिटिव से जुड़ा होता है और दूसरा वायर किससे जुड़ा होता है, नेगेटिव से। तो अगर आप वहां जाएंगे तो देखेंगे एक चीज कि बैटरी के अंदर से आवाज आती है, खलबलाहट की आवाज होती है। बैटरी क्या करती है, खलबलाहट की आवाज करती है बैटरी के अंदर, ये उबलने जैसा आवाज आता है, आप उसको सुनेंगे जब, इसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं तेजाब के, वो ऐसे बॉइलिंग करते हुए आवाज करते हैं। तो जब ये आवाज करते हैं तो इसका मतलब ये हो रहा, वही जो हमारा मैटर है इसके अंदर पड़ा हुआ है, मैटर जो डाला गया है, वो मैटर वहां पे बॉइलिंग होते हुए वो डिकम्पोज हो रहा है, धीरे धीरे टूट रहा है। अब टूट करके फिर क्या करता है, वह फिर प्लस और माइनस यानी दो प्रकार के पार्टिकल्स में, अभी आगे बताएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। तो ये टूट रहा है, ये टूट करके फिर चार्ज हो जाता है। अब टूटने के बाद चार्ज क्यों हो रहा है, इसको हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस वाले प्रोसेस में, चार्ज क्यों हो रहा है। लेकिन इतना समझिए कि जिस मैटर को अगर हम किसी लिक्विड में यानी वाटर में ले जाकर उसमें क्या करें, डिजॉल्व करें, घोल दें, अगर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने की पॉसिबिलिटी है, तो उसी मैटर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसे पदार्थ, जिन पदार्थों को जल में घोलने के बाद उनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगे, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। अब आते हैं, देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, दोनों को समझ लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हम इसे व्यवहारिक जीवन में किस तरह से प्रयोग में लाते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, वैद्युत वियोजन क्या होता है, इसको समझते हैं। जब किसी इलेक्ट्रोलाइट मैटर को किसी लिक्विड में डाल दिया जाता है, घोल दिया जाता है, इसका लिक्विड सॉल्यूशन बनाया जाता है, तो यह अपने आयंस में टूटता है, ये अपने आयंस में डिकम्पोज हो जाता है। आयंस में, आयंस का मतलब पॉजिटिव और निगेटिव, ये पॉजिटिव और निगेटिव में टूट जाता है। जैसे HCl है, HCl को जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इसको ले जाकर के हम किसी लिक्विड सॉल्यूशन में ले जाकर के इसको घोलेंगे, मान लीजिए इसका लिक्विड सॉल्यूशन बना रहे हैं, जैसे ये इसमें आकर के कंबाइन किया, मान लीजिए H2O है ना, H2O, तो इसके अंदर जाता है जब, तो H प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। और जब H प्लस और Cl माइनस, अब ये आयंस में टूटा है, ये आयंस बनाते हैं अपने अपने आयंस में क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। ये क्या करता है, अभी देखिए यहाँ पे दो प्रकार के क्या मिले हुए हैं इसमें, दो एलिमेंट्स हैं जिनमें Cl आपका निगेटिव और H क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये क्या होता है, जब टूटता है, डिकम्पोज होता है, तो H पॉजिटिव बनाता है और Cl निगेटिव बनाता है। और जहाँ पे आयन हो जाएंगे, जब आयन हो जाएंगे तो उनके अंदर चार्ज की प्रॉपर्टी आ जाएगी। देखिए चार्ज की प्रॉपर्टी, आयंस के अंदर क्या होती है, चार्ज की प्रॉपर्टी। और चार्ज क्या होता है,
चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन और रिपेलिंग, यानी आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिससे वह किसी अन्य आवेशित पदार्थ को, लोहे जैसी धातुओं को अपनी ओर खींचने या दूर धकेलने का गुण रखता है। तो आवेश एक गुण है, आवेश किसी वस्तु का नाम नहीं है, आवेश एक प्रॉपर्टी है। तो आवेश का गुण उनके अंदर आ जाता है, यानी खींचने और दूर धकेलने का गुण उनके अंदर आ जाता है। तो ये रहा हमारा, देखिए टूटने का, तो ये वियोजित हो रहा है, टूट रहा है, ये टूट रहा है ना। और आप लोग पढ़े थे अपघटन, पिछले वीडियो में बताया गया है कि अपघटन और वियोजन, तो ये वियोजित हुआ, टूट गया। वियोजन, तो वियोजन में क्या होता है, फिर बनने की उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है, यानी टूट गया तो फिर बन जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है HCl टूटा हुआ है तो फिर जुड़ करके HCl बना लेगा, HCl टूटा तो H+ और Cl- में टूटा और फिर जुड़ करके फिर बना लेगा HCl। तो चलिए, तो देख रहे हैं क्या हो रहा है कि जब किसी वैद्युत अपघट्य को हम जल या किसी अन्य विलायक में डालते हैं तो अपने आयनों में क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है। इस प्रक्रिया का नाम, इस प्रोसेस का नाम क्या रखा गया, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। ये है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। तो अब इसके बाद देखते हैं हम लोग कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो किस तरह से कैटेगराइज किए गए हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स को उनकी कैपेबिलिटी, यानी टूटने की कैपेबिलिटी ऑफ डिकम्पोजिशन, यानी उनके टूटने की कैपेबिलिटी, या डिकम्पोजिशन नहीं होता है, सॉरी, डिसोसिएशन बोल सकते हैं इसको। ये डिसोसिएशन यानी टूटने की क्षमता जो होती है उसी के आधार पर इन्हें प्रबल या दुर्बल कहा गया है। अब देखिए ये दो प्रकार के हैं, प्रबल और दुर्बल, यानी स्ट्रांग और वीक। तो स्ट्रांग किसे कहेंगे, अब अपने हम लोग डेली लाइफ में स्ट्रांग किसको कहते हैं, जो बिल्कुल न टूटे, यानी जो दूसरे को तोड़े उसको हम लोग स्ट्रांग कहते हैं। जबकि इसमें एकदम अलग है, इसमें अलग है। मान लीजिए दो लोग हैं और दोनों लोगों की फाइट में ऐसा होता है कि मान लीजिए ये है और ये है, ये देखिए ये दोनों लोगों के बीच फाइट होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें सीधी सी बात है। अब देखिए अगर ये टूट गया, ये टूटा यानी इसने इसको तोड़ दिया, तो इसको बोलेंगे क्या हो गया, ये बड़ा कमजोर है। और यहाँ देखेंगे इसको, कहेंगे ये बड़ा मजबूत है। और जबकि इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ये है जो ज्यादा टूटता है वो स्ट्रांग ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो ज्यादा आयन बनाएगा, ज्यादा टूटेगा तो ज्यादा आयन देगा, और जब ज्यादा आयन बनाएगा, आयन ज्यादा बनाएगा तो चार्ज ज्यादा होगा, और जब चार्ज ज्यादा होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा होगी, इसीलिए उसको क्या बोला जाएगा, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में कौन आते हैं, चलिए देखते हैं इसको। देखिए इसको थोड़ा सा आप लोग नोट भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस को ऐसे कहीं नोट कर लीजिए समझने के लिए। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोलाइसिस इज द नेम ऑफ प्रोसेस, यह प्रोसेस का नाम है। इलेक्ट्रोलाइसिस इज द नेम ऑफ प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, ऑफ डिसोसिएशन लिख दें, डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। देखिए यानी टूटने की क्रिया, वियोजन की क्रिया, देखिए वियोजन की क्रिया, प्रक्रिया का नाम है, का नाम होता है क्या, टूट जाने की प्रक्रिया का नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस, नाम है वैद्युत वियोजन। ये देखिए ये प्रक्रिया का नाम है, और जबकि पदार्थ का नाम ये हो गया, ये क्या है हमारा, पदार्थ का नाम है। इन्हें टूटने के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, जिसमें अगर देखें जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे हमारे, इलेक्ट्रोलाइट्स, तो इनको स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अगर देखें तो दो पार्ट में बांटा गया है, टू पार्ट। ये दोनों पार्ट हमारे कौन कौन से, एक है हमारा स्ट्रांग और एक है वीक, यानी एक है दुर्बल और एक है प्रबल। अब इसमें ये नहीं है कि पहले वो पड़ेगा पहले दूसरा पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। ये प्रबल एक हो जाएगा और दूसरा
दुर्बल हो जाएगा। तो प्रबल का मतलब अभी थोड़ी देर पहले बताया गया कि प्रबल का मतलब जो ज्यादा टूटता हो, और ज्यादा टूटने वाला क्या करेगा, ज्यादा आयन प्रोवाइड करेगा। आयन ज्यादा होगा तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा फ्लो होगी। तो अब मान लीजिए, अब इसको देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं, जैसे कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अभी क्या है, HCl। HCl को जब हम लिक्विड सॉल्यूशन में डालते हैं, जब किसी वाटर में ले जा करके डालते हैं, HCl जैसे ही किसी लिक्विड सॉल्यूशन में जाता है, इसको मान लीजिए H2O के अंदर डालेंगे, पानी में ले जा करके घोलेंगे, पानी में जाते ही ये तुरंत अपने अंदर से HCl क्या करता है, देखिए HCl टूटेगा जब, तो HCl टूटता कैसे है, HCl टूट करके HCl टूटता है जब, तो H प्लस और Cl माइनस में टूटता है। देखिए H जब टूटता है तो H प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। ऐसे ही H2SO4 है, H2SO4 की बात करें तो H2SO4 जब टूटता है तो ये टूटता है, देखिए यहाँ से, तो H प्लस, यानी पहले ऐसे टूटेगा H प्लस प्लस HSO4 माइनस, फिर एक बार टूटेगा, फिर H प्लस, फिर SO4 माइनस, ऐसे करके ये इस तरह से, अब यहाँ पे -2 का चार्ज हो जाता है। तो इस तरह से ऐसे ये टूटता रहता है, डिकम्पोज होता रहता है और आयन बनाता रहता है, और जब आयन बनाएगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता रहता है। तो चलते हैं, देखते हैं कि कब कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कितना टूटता है और क्यों टूटता है, कब अधिक टूटता है और कब कम टूटता है। इसी को बोलते हैं द फैक्टर इफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, यानी वैद्युत वियोजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, वैद्युत वियोजन प्रभावित कब होता है। चलिए अब देखते हैं, आप एग्जाम्पल में देखेंगे, जब कुछ आप पकाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद क्या हो जाता है, कोई चीज़ जैसे मान लीजिए खाना पकता है, चाय पकता है, तो इनको पकाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि टेम्परेचर को बढ़ाते रहते हैं, टेम्परेचर बढ़ने लगता है, टेम्परेचर जब बढ़ा देते हैं तो उनके टूटने की क्षमता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी वो ज़्यादा टूटने लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट करेंगे, देखिए अब इसको हेडिंग डाल लेते हैं फैक्टर, ये हमारा हेडिंग है, फैक्टर इफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। वैद्युत वियोजन को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, यानी वैद्युत वियोजन को कौन कौन प्रभावित करता है। और कारक किसको कहते हैं, देखिए कारक किसको कहेंगे, अब कोई पूछे कि ये बताइए विद्यालय के फैक्टर बता दीजिए, आप स्कूल के फैक्टर बताइए, तो स्कूल के फैक्टर यानी स्कूल को चलने में या स्कूल को अच्छे से चलाने में या स्कूल को खराब करने के लिए, नहीं जो ये अच्छा करने वाला ही फैक्टर कहलाता है, ये बिल्कुल ये बात नहीं है। जो बुरा करते हैं उन्हें बुरा फैक्टर बोलते हैं, यानी बैड फैक्टर होते हैं, और जो अच्छा करते हैं उन्हें गुड फैक्टर बोलते हैं। तो फैक्टर तो सभी हैं, जैसे अगर कोई पूछे विद्यालय के कुछ फैक्टर बता दीजिए, आप स्कूल के फैक्टर बताइए, तो स्कूल का फैक्टर क्या है, स्कूल का फैक्टर आप है, स्टूडेंट है, टीचर है, बिल्डिंग है, वहाँ का बोर्ड है, वैन है, प्लेग्राउंड है, तो ये सब स्कूल के क्या होते हैं, फैक्टर। इन सबसे क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। तो इफेक्ट जो डालें, जो भी इफेक्ट डालते हों उन्हीं को क्या कहा जाता है, फैक्टर कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टर इफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, प्रोसेस नहीं लिखा हुआ है, फैक्टर इफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस जो हमारा प्रोसेस है उसको कौन कौन लोग प्रभावित कर सकते हैं। तो चलिए, तो अभी देखें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए। पहला तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, एक हमारा इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ये हुआ हमारा इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा हमारा जो है क्या है, इलेक्ट्रोलाइट जिसमें डिजॉल्व होने जा रहा है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट का मतलब जिसको बोलते हैं विले, एक हमारा क्या होता है, सॉल्यूट हुआ, और दूसरा होता है एक सॉल्वेंट, यानी कोई लिक्विड होता है, ये होता है हमारा सॉल्वेंट, जिसको बोलते हैं विलायक, इसको क्या बोलते हैं, विलायक। अब इन्हीं दोनों के बीच जो क्रिया होती है, इन्हीं दोनों के कारण जो घटना होती है, उसी घटना का नाम क्या रखा गया है, इलेक्ट्रोलाइसिस रखा गया है। तो इसका मतलब यही दोनों लोग तो प्रभावित करेंगे उसको। अब ये कैसे होने चाहिए, ये कैसा होना चाहिए, और एक चीज और होता है जो बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर यानी हमारा वातावरण होता है।
और वातावरण में क्या होता है, ताप होता है, दाब होता है, वातावरण ताप दाब। अब ये देखिए तो उनका भी प्रभाव होता है। तो अब मान लीजिए कह रहा है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को क्या करेंगे, इफेक्ट डालेंगे उस पर। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो टूटने की क्रिया को प्रभावित करेंगे। तो टूटने की क्रिया कैसे प्रभावित होगी, देखिए अगर हम टेम्परेचर को देखिए, पहला तो टेम्परेचर है, पहला हो गया टेम्परेचर। तो टेम्परेचर यानी ताप, और उसके पहले तो इलेक्ट्रॉन ये भी हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट सेकंड हो गया हमारा। इलेक्ट्रोलाइट को ले लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ये तो प्रभावित करेगा ही करेगा। और ये देखिए सॉल्वेंट भी हमारा हो जाएगा, सॉल्वेंट ये भी इफेक्ट करेगा। इनके अलावा भी कुछ फैक्टर हैं, उनको बाद में चर्चा करेंगे हम उनके बारे में, पहले इसको देखते हैं। देखिए पहले आते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो नेचर इसका जो होगा, इलेक्ट्रोलाइट का नेचर जो होगा वो काफी हद तक प्रभावित करेगा। नेचर का मतलब कि ये प्रबल है कि दुर्बल, यानी जब ज्यादा टूटने वाला होगा तो ज्यादा टूटेगा, और जब ज्यादा टूटेगा तो ज्यादा आयन बनाएगा। और आयन ज्यादा जब होने लगेंगे, आयन अगर ज्यादा हो रहे हैं तो आयन ज्यादा होने का मतलब ये हो रहा है वहां पे चार्ज ज्यादा होगा, उनके टूटने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और जल्दी जल्दी क्या हो जाने लगे, टूटने लगेंगे। तो इसका जो नेचर होगा ये भी इफेक्ट करता है। देखिए पहला हो गया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी वैद्युत अपघट्य का जो स्वभाव होता है, प्रकृति होता है, वो भी सबसे पहले वही प्रभावित करता है। तो वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पहला हमारा हो गया ये क्लियर। वैद्युत अपघट्य का जो नेचर होगा वो पूरी तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। आते हैं बात करते हैं टेम्परेचर की। किसी चीज को तोड़ने के लिए, ये तो व्यवहारिक जीवन का आप देख रहे हैं, इसके बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास कि आप खाना पकाते समय क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, चाय पकाते हैं टेम्परेचर बढ़ा देता है। टेम्परेचर बढ़ा देने से क्या होता है, जो कण होते हैं, जो सॉल्यूट होते हैं, जो विलेय होते हैं, विलेय के कणों के टूटने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, वो जल्दी जल्दी से टूटने लगते हैं। तो ये ताप बढ़ा देने से क्या होगा, यानी टेम्परेचर बढ़ा देने से क्या हो जाएगा कि जो टूटने की क्षमता हो जाएगी वो बढ़ जाएगी। ये भी क्लियर कि ताप बढ़ाने से इलेक्ट्रोलाइसिस यानी वियोजन जो होता है, डिकम्पोजिशन प्रोसेस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और ताप कम कर देने से क्या होता है, डिकम्पोजिशन में कमी आती है। अब आई बात सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट का मतलब विलायक हो गया हमारा। विलायक कौन होता है, देखिए किसी सॉल्वेंट किसी सॉल्यूशन के दो पार्टिकल होते हैं, सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स आउट सॉल्यूशन, यानी विलेय और विलायक मिलकर के विलयन बनाते हैं। तो अब देखते हैं विलायक की बात करते हैं। तो विलायक होता कौन है, विलायक जिसके कणों की त्रिज्या कम होती है। देखिए जिसके कणों की त्रिज्या कम हो जाए वो क्या कहलाएगा, ये विलायक कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है। जैसे अगर कोई कह रहा हो चीनी को दूध में जब घोला जाता है, देखिए चीनी को अगर आप दूध में घोलते हैं तो चीनी हमारा विलेय हुआ और दूध हमारा क्या हो गया, विलायक हो गया। और वहीं पे दूध को अगर पानी में घोलते हैं तब हमारा कौन होगा, सॉल्यूट, यानी तब विलेय पदार्थ हो जाएगा दूध और विलायक हो जाएगा पानी, क्योंकि पानी के कणों की त्रिज्या क्या होती है, छोटी होती है, और दूध के कणों की त्रिज्या बड़ी होती है। तो चलिए आते हैं सॉल्वेंट की बात करते हैं। तो विलायक की जो प्रकृति होती है, विलायक यानी सबसे शुद्ध विलायक है, अगर घोलने वाला क्या है, सबसे शुद्ध है, प्योर है, तो उसमें टूटने की क्रिया तेजी से होगी। और जब टूटने की क्रिया तेजी से होगी तो वहां पे आयंस के बनने की जो क्रिया होगी वो भी तेजी से होगी। तो इलेक्ट्रोलाइसिस को इफेक्ट डालने वाले ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। आती है बात चौथे की। चौथा एक वर्ड है, देखिए प्रेजेंस ऑफ सिमिलर आयंस, जिसको हिंदी में बोलेंगे सम आयन की उपस्थिति, सम आयन की उपस्थिति। तो सम आयन, सम माने होता है समान, इसी को समझना है, सम आयन की उपस्थिति। इसको समझते हैं, सम आयन की उपस्थिति। तो सम आयन की उपस्थिति क्या होती है, सम आयन की उपस्थिति क्या होती है, जैसे मान लीजिए आप विलयन बनाने जा रहे हैं, तो विलयन के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक हमारा होना चाहिए क्या,
सॉल्यूट और दूसरा होना चाहिए सॉल्वेंट, यानी एक विलेय होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, विलायक। तो दोनों के मिलने के बाद ही जाकर के विलयन के बनने की संभावना है। तो अब वहां पे कह रहा सम आयन की उपस्थिति ये भी प्रभावित करता है, यानी अब इसको समझते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। मान लीजिए हमारे पास एक विलायक और एक विलेय, एक विलेय और एक विलायक, और विलेय विलायक दोनों को हम देखें कौन हमारा विलेय है और कौन हमारा विलायक है, दोनों किस तरह से एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास एक लिक्विड है, ये लिक्विड है हमारा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड का हमारे पास क्या है, लिक्विड है, घोल है, अमोनियम क्लोराइड का ये क्या है, घोल है। अब इसके अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH इसको ले जाकर के घोलने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सम आयन की उपस्थिति, तो एक है हमारा क्या, विलेय, एक है विलेय यानी एक है सॉल्यूट, इसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट, और एक है हमारा क्या, विलायक यानी सॉल्वेंट है, ये विलायक है। अब देखिए तो इसमें आयंस की बात किया है, लिखा है सम आयन की उपस्थिति। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कौन सा आयन है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में देखते हैं NH4OH, NH4 पॉजिटिव और OH निगेटिव, ये हमारा कौन, ये आयन है किसका, विलेय का यानी सॉल्यूट का आयन है। और अमोनियम क्लोराइड की बात करें तो यहाँ पे देखिए NH4Cl, NH4 + Cl-, ये किसका है, अमोनियम क्लोराइड का। तो अब ये कह रहा है क्या कि सम आयन की उपस्थिति भी प्रभावित करती है, सम आयन की उपस्थिति भी वियोजन की क्रिया को प्रभावित करती है, इलेक्ट्रोलाइसिस को प्रभावित करती है, उसके ऊपर प्रभाव डालती है। तो होता क्या है कि अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट में सेम आयन है, एक जैसे आयन दिख गए, चाहे वो पॉजिटिव वाला हो चाहे निगेटिव वाला, तो वहां पर टूटने की जो क्रिया होगी वह तुरंत धीमी हो जाएगी, उसकी रफ्तार धीमी हो जाती है, यानी तब डिकम्पोजिशन का चांस बहुत कम हो जाता है, यानी वो धीरे धीरे टूटता है। तो ये रहा आपका सम आयन की उपस्थिति। सिमिलर आयन कहीं भी, जैसे मान लीजिए NaCl लिए आप, NaCl का आपने क्या किया है, घोल लेकर के बैठा हुआ है, एक घोल पहले से है, ये मान लीजिए NaCl घोला गया है लिक्विड सॉल्यूशन, और इसी में ले जा करके आप NaOH को ले जा करके घोल रहे हैं। तो इसमें देखिए Na पहले से ही ऑलरेडी है और ये NaOH में भी Na आ जा रहा है, तो जब ये घुलने जाएगा ना तो ये इसके टूटने की उसमें क्षमता धीरे हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। और इसका एग्जाम्पल भी है, अभी होता क्या है देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या है, और भी एग्जाम्पल है। जैसे आप लोग देखते होंगे ये व्यवहारिक जीवन में जब हम क्या करते हैं, शरबत बनाते हैं, शरबत को बनाया जाता है, तो आयन तो वहां नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा एग्जाम्पल ऐसे देते हैं। ये पानी है हमारा, तो पानी है, तो पानी में तो अभी H2O है। अब इसके अंदर जब आप चीनी को डालते हैं, चीनी यानी C12H22O11, देखिए इसको आपने डाला इसके अंदर, तो स्टार्टिंग में आप लोग देखते होंगे, स्टार्टिंग में चीनी के जो पार्टिकल होते हैं ना वो जल्दी जल्दी टूटते हैं, स्टार्टिंग में जल्दी जल्दी टूटेंगे शुरू, लेकिन एक समय ऐसा आता है ना टूटने की क्षमता उनकी क्या हो जाती है, कम पड़ जाती है। और यही कारण होता है कि लास्ट में आप लोग देखते हैं कि अधिकतम कण उसमें क्या हो जाते हैं, नहीं टूटते हैं। और वैसे भी वियोजन का एक रूल है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट 100% डिकम्पोज नहीं होता है। तो इस तरह से ये देख लिए हम लोग कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या होता है और उसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से होते हैं। तो चलिए इसको हम लोग लास्ट में एक बार और समराइज कर देते हैं, यानी एक बार। तो देखते हैं, पहला है हमारा क्या, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट कौन हो गए, देखिए फर्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोलाइट, तो इसको हम लोग सबसे बेहतर है कि इमेज के माध्यम से देखें, इमेज के माध्यम से। चलिए तो मान लीजिए यह हमारा सब्सटेंस जिसको घोलने जा रहा हूं और ये है जिसमें घोलना है, यानी हो गया हमारा ये सॉल्वेंट और ये हुआ हमारा क्या, सॉल्यूट। और जब दो इसको ले जाकर के इसमें डाला हमने तो ये टूटने लगा। और मान लीजिए ये सॉल्यूट था हमारा H2SO4, ये सॉल्यूट था, इसके अंदर गया तो H+ और HSO4- में टूट रहा है, ऐसे टूट रहा है। तो अब देखिए इसे बोलेंगे क्या, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइट,
इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट, और इस प्रोसेस का नाम है, ये टूटने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस, टूटने का प्रोसेस। और इसको इफेक्ट कौन कौन करेगा, देखिए टेम्परेचर का इफेक्ट होगा इस पर, टेम्परेचर टेम्परेचर का इफेक्ट रहेगा। और दूसरा क्या रहेगा, नेचर ऑफ, देखिए दोनों के नेचर, पहले दोनों के नेचर पे भी डिपेंड करेगा। इसका नेचर, ये भी क्या करेगा, इसको इफेक्ट करेगा कि ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा, ये नेचर पर डिपेंड करेगा। और इसके नेचर पर भी क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। ये जो इसका नेचर जो है ना, सॉल्वेंट का नेचर है, ये भी क्या करेगा, इसको प्रभावित करेगा। यानी ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा, कम टूटेगा, ज्यादा टूटेगा। तो सॉल्वेंट का भी नेचर इसमें इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है, निभाता है अपना जो रहता है। और फिर देखिए एक है आपका सम आयन की उपस्थिति, यानी एक जैसे अगर आयन हो गए, एक जैसे आयन मिल रहे हैं सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के, तो ऐसे में जो आयनन होगा, आयनन की मात्रा क्या हो जाएगी, प्रभावित होगी। जो हमारी बैटरी है, इसके अंदर तेजाब डाला जाता है, ये बैटरी, बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है हमारा पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। ये दोनों हमारे क्या होंगे, टर्मिनल्स। यानी एक को कैशन बोलेंगे, कैशन बोला जाता है, एक को एनियन बोला जाता है। तो ये है हमारा बैटरी। अब बैटरी के अंदर हम क्या करते हैं, H2SO4 डालते हैं। क्या डालते हैं, H2SO4। देखिए बताया गया कि H2SO4 को सीधे आप अगर इसके अंदर डाल देंगे, मान लीजिए डाल दे रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड को इसके अंदर डायरेक्टली डाल रहे हैं, तो बैटरी चार्ज नहीं होगी। तो इसको हम क्या करते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन यानी वाटर में मिला करके, पानी में मिला करके इसको डाला जाता है। तो जब इसको डालते हैं बैटरी के अंदर, तो बैटरी के अंदर डालने के बाद होता क्या है, देखिए बैटरी के अंदर जब इसको डालते हैं तो ये H प्लस और HSO4 माइनस ऐसे करके टूटता है। फिर एक H, अभी देखिए यहाँ पे बचा हुआ है ना, अब इसका फिर अभी उसके अंदर फिर क्या होगा, डिजॉल्व होगा और घुलेगा, घुलने के बाद फिर एक H प्लस निकालेगा, ये देखिए एक H प्लस निकालेगा और सल्फेट आयन बना लिया माइनस। यानी इस पे सल्फेट आयन बनाता है, ये देखिए सल्फेट आयन बनाएगा, इस पे 2 चार्ज रहेगा। तो ये टूटा, टूटने के बाद ये क्या हुआ, देखिए टूटने के बाद यह पॉजिटिव और निगेटिव में चेंज हो गया। ये हो गया हमारे, ये हो गए आयन। और आयन समझे, आयन क्या होता है, आयन क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन करके या इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जिस रूप को धारण करते हैं, वही रूप उनका क्या कहलाता है, कि ये लोग अब आयन में चेंज हो गए हैं, आयन में चेंज हो गए हैं। तो देखिए यहाँ पे तो ये आयन बना चुका है। आयन के बाद आप अब इस बात को समझिए, देखिए एक वर्ड है, एक शब्द है धारा, एक शब्द है धारा। धारा की बात करें तो हवा जब चलती है तो वायु धारा बोलते हैं। अब पानी जब चलने लगे, देखिए फ्लो, फ्लो, फ्लो माने होता है बहना, किसी चीज का बहना। अगर जल बहता है तो जलधारा बोलते हैं। यानी वाटर अगर फ्लो हो रहा है, वाटर जब नदियों में फ्लो होता है तो इसी को बोला जाता है वाटर करंट। देखिए वाटर करंट बोलेंगे यानी जलधारा बोलेंगे। और एयर अगर बहता है तो उसको एयर करंट यानी वायु धारा बोलते हैं। तो ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने को इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट। और वाटर के फ्लो होने को वाटर करंट। तो यहाँ देखिए अब ये क्या है, अब यहाँ पे लगा हुआ हमारे पास 2 टर्मिनल ऑलरेडी है, एक है निगेटिव और एक है पॉजिटिव। तो अब ये जितने भी पॉजिटिव वाले होते हैं वो निगेटिव टर्मिनल की ओर जाते हैं। देखिए ये निगेटिव टर्मिनल क्या करता है, सभी पॉजिटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। और पढ़े भी हैं, पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव कभी भी पॉजिटिव को अट्रैक्ट नहीं करता है। और ये निगेटिव जो होता है किसकी ओर जाता है, पॉजिटिव वाले पे चला जाता है। अब देखिए तो जैसे ही इस पर हम क्या करते हैं, किसी कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं, ध्यान से देखिए, किसी कंडक्टर को अगर हम किसी कंडक्टर को अगर हम क्या कर दें, कनेक्ट कर दें। कंडक्टर जैसे ही कंडक्ट होगा, कंडक्ट ऐसे ऐसे कनेक्ट करेंगे कंडक्टर को, किसी कंडक्टर को ला करके दोनों टर्मिनल से हम क्या करते हैं, कांटेक्ट करते हैं। जैसे ही कनेक्ट कर देंगे, ऐसे इनका कनेक्शन हुआ। तो अभी देखिए यहां से चल करके, देखिए जितने निगेटिव होंगे ऐसे चल करके यहां तक आएंगे। अभी देखिए पॉजिटिव वाले इधर से ऐसे। तो अब ये देखिए तो यहाँ आकर के रुक जाएंगे, आगे जाने का तो कोई रास्ता नहीं। तो अभी क्या होता है, मान लीजिए हमने यहाँ पे बल्ब लगा दिया है ऐसे, और मान लीजिए हमने ऐसे बल्ब लगाया है, और अगर ये हमारा बल्ब देखिए
ऐसे। तो बल्ब के 2 पॉइंट, एक यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं और एक यहाँ पे, ऐसे कनेक्ट करते हैं। तो अब ये चलने का रास्ता पा चुके हैं, चलने का रास्ता पा चुके हैं, यानी किसी को चलने के लिए रास्ता चाहिए, तो रास्ता अभी तक बंद था, रास्ता क्या हुआ, अब देखिए रास्ता अब ये चलने लगे, ये आते जाते रहेंगे, आते जाते रहेंगे, आते जाते रहेंगे। तो यहाँ पे वियोजन की क्रिया हो रही है। कौन सी क्रिया हुई है, वियोजन। और वियोजन बताया गया है कि ये कौन सी क्रिया होती है, उत्क्रमणीय रासायनिक क्रिया होती है। उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, और जिसके कारण क्या होता है, जैसे ये टूटा था, टूटने के बाद पुनः पुनः HSO4 के साथ मिलकर के H2SO4 फिर बनाने लगता है। अब देखिए H2SO4 टूट गया था, फिर ये मिल रहे हैं ना एक दूसरे से, इनकी मुलाकात होती रहेगी, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, मिलते रहेंगे। अब मिलते रहेंगे तो फिर H2SO4 बनाते रहेंगे, बनाते 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 एक समय ऐसा आएगा कि सभी लोग मिलकर के फिर H2SO4 बना लेंगे। अब H2SO4 बन गया, तो H2SO4 बनने के बाद अब फिर इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई आयन नहीं है। तो अब बोलते हैं कि बैटरी एकदम पूरी तरह से हमारी डिस्चार्ज हो गई है। तो इसको ले जाकर के बैटरी को फिर लेकर के जाते हैं कहाँ पर, चार्ज करवाने के लिए। और जब बैटरी को चार्ज करवाने के लिए लेकर के जाएंगे तो ये देखिए क्या होता है, बैटरी को चार्ज करवाने हैं तो इसमें अलग से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराया जाता है। अलग से क्या करेगा, वो चार्ज करने वाला इसको लेकर के जाएगा, और ये बैटरी हमारी, अब बैटरी के दोनों टर्मिनल में ले जा करके ऐसे अपने क्या इलेक्ट्रिक वायर को ले जा करके कनेक्ट कर देगा। और जैसे ही कनेक्ट कर दिया, अब देखिए फिर इसके अंदर H2SO4 है, फिर वो बॉइलिंग करने लगेगा, खोलने कर लगेगा, उबलने लगेगा, उबलते 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 एक समय ऐसा आएगा कि क्या होगा, फिर उसके H2SO4 के H+ और SO4 ऐसे करके आयन में क्या हो जाएंगे, बहुत सारे आयन इसके अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम लेकर के आएंगे, फिर ये जो जितने भी आयन है पॉजिटिव वाले निगेटिव टर्मिनल पर और निगेटिव वाले पॉजिटिव टर्मिनल पर फिर इकट्ठा हो जाएंगे जाकर के। अब फिर लेकर के हम घर पर आते हैं, फिर इसको किसी कंडक्टर से ले जाकर के कनेक्ट कर देते हैं, और कनेक्ट करने के बाद फिर उस कंडक्टर को हम चलाते रहते हैं, और ये चलता रहता है, और चलते 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 ऐसा क्या होता है, फिर वही क्रिया, यानी ये क्रिया बार बार होती रहती है, बार बार होती रहती है। इस तरह से क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा हमारे डेली लाइफ में ये हमारे डेली लाइफ में इसका यूज होता रहता है। और इस तरह से हम क्या करते रहते हैं, इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को अपने लाइफ में यूज करते रहते हैं। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का एग्जांपल। तो इस तरह से आप लोगों को, हमें आशा है कि ये वीडियो समझ में आया होगा, और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस दोनों को सीखा। और अगली वीडियो में हम एसिड से रिलेटेड जो फैक्ट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे।